सभी को मैं नमन करता हूं और अपनी कहानी से सीधे आपको जोड़ता हूं। एक कहानी संग्रह है 11 कहानियों का, जो कोरोना काल में लॉकडाउन के समय जो समय मिला तो उसमें उन कहानियों को पुनः लिख लिया गया। कोई आदि थी, कोई अधूरी थी। एक कहानी थी, इस संग्रह की 3 कहानियाँ ऐसी हैं जिन्हें कैसे कहूँ के स्तर में आती है। बड़े साहब, दूसरी है आप भी, तीसरी है कमल का पत्ता। इसमें बड़े साहब और कमल का पत्ता तो छपी है, पर आप भी इस संग्रह में पहली बार। ये कहानी मैंने लिखी थी 1997 के आसपास। हम लोग के पास डायरियाँ रहती हैं, तारीख और समय लिखा रहता है, और ये करीब 2 बैठक में लिख गई थी और लगभग 7 मिनट की ही कहानी है। मैं चाहूँगा कि आप पूरे तारतम्य से इस कहानी के साथ जुड़िए। और इस संग्रह की एक विशेषता या सत्यता यह है, ये सारी कहानियाँ या तो किसी ने अपनी घटना मुझे सुनाई, मैंने परकाया प्रवेश करके उन कहानियों को रचा लिखा, या वो कहानी खुद मेरे साथ घटी। पर ये जो कहानी मैं सुना रहा हूँ, ये मुझे किसी ने सुनाई थी जो अब इस संसार में नहीं है। तो वो दोनों नहीं है जिनको बड़ी कहा। आप भी शीर्षक से भी बहुत कुछ अनुमान लग जाता है। पिछले माह की 14 तारीख को कपिला ने अपनी उम्र का 17वां साल पूरा किया था। पिछले कुछ वर्षों में 17वां बार उसने पुरुष वर्ग को अपनी ओर ललचाई दृष्टि से घूरते पाया था, जैसे अजगर खरगोश को समूचा हड़प जाने की फिराक में रहता है। ठीक उसी तरह क्या उसे भी समाज के ये नर भेड़िए समूचा निगल जाना चाहते हैं? कभी कभी वह सोचती, क्या सुंदरता अभिशाप है? क्या उसके जैसी सभी लड़कियों के साथ ऐसा होता है? पिछले 3-4 वर्षों से उसने बहुत कुछ सीख लिया था। बचपन का अल्लड़पन, बेपरवाह जिंदगी कब की पीछे छूट चुकी थी। सलीके से उठना बैठना, पुरुषों से संभल कर मिलना, यह सब उसे अपने आप आता चला गया। एक आध वाक्य को छोड़कर अभी तक कोई भी उसे गलत स्पर्श करने में सफल नहीं हुआ था। प्रयास तो आए दिन होते ही रहते हैं। जवान लड़की को पग पग संभल कर चलना चाहिए। पुरुष और स्त्री में आग और रुई जैसा संबंध होता है। दादी की कही सीख जो पहले उसे निरर्थक लगती थी, अब अक्षरशः सत्य प्रतीत होती दिखाई देती थी। जब कभी वह अखबारों में छपे पुरुषों के बर्बरतापूर्ण कुकृत्य की परिणति स्वरूप किसी मासूम लड़की या अबला स्त्री के साथ घटी घटना को पढ़ती तो उसका दिल दहल उठता। आखिर पुरुष ऐसा क्यों होता है? क्या सभी पुरुष ऐसे होते हैं? अनेक प्रश्न उसके मन मस्तिष्क में उभर आते और वह गहरी सोच में डूब जाती। सोचने की इसी उर्वरा शक्ति ने उसे कब कवित्री के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया, वह समझ ही नहीं पाई। यद्यपि वह विज्ञान की छात्रा है, साहित्य से उसका दूर दूर तक कोई सरोकार नहीं रहा है, तथापि लोग उसकी लिखी कविताओं की तारीफ करते नहीं आगाते थे। छोटे बड़े कवि सम्मेलनों में वंस मोर उसी के लिए श्रोताओं द्वारा सर्वाधिक कहा जाता। पापा के अभिन्न मित्र, नगर के प्रतिष्ठित नागरिक, समाज सेवी और सदैव प्रसन्न रहने वाले भाई जी को कपिला ने अपना आदर्श मान लिया था। भाई जी ने ही उसे कपिला श्री प्रथम बार कहा था। तभी से वह साहित्य जगत में कपिला श्री के नाम से जानी जाने लगी थी। भाई जी की कृपा से ही उसे कवि सम्मेलनों में स्थान पाने के लिए कोई मशक्कत नहीं करनी पड़ी थी। उन्हीं की बदौलत ही उसकी लिखी कविताएं नगर व प्रांत की पत्र पत्रिकाओं में छपना प्रारंभ हो चुकी थी। अपनी प्रकाशित रचना को देखकर वह प्रसन्नता से झूम उठती और फिर और अधिक उत्साह से वो रचनाएं रचने लग जाती। पुरुष समाज में उसे सिर्फ भाई जी ही ऐसे लगते जो उसे पुत्रीवत स्नेह देते, गुरु की भांति प्रोत्साहित करते और अग्रज की तरह समझाते थे। शेष परिचितों में अधिकांश की दृष्टि उसके सुंदर शरीर के अंग प्रत्यंगों में तीर की भांति उसे चुभती थी। उसने अपने पुरुष सहपाठियों से वह बहुत कम बात करती थी, क्योंकि वह यह भली भांति समझने लगी थी
कि इन पुरुषों से जरा सा भी हंस बोल या मुस्कुरा लेना, उनसे अधिक बात करना खतरे से खाली नहीं होता। परस्पर वार्ता के दौरान आंखों से उसके शरीर को किसी के द्वारा नापना तौलना उसे बहुत खटकता था। ऐसे समय उसकी इच्छा सामने वाले का मुंह नोच लेने की होने लगती, परंतु परिस्थितिवश उसे मन महसूस कर रह जाना पड़ता था। कपला समाज के ऐसे बनावटी और दोगले पुरुषों से सख्त नफरत करती थी। कमनीय काया, आकर्षक व्यक्तित्व, मीठा गला और कविता रज उसे सस्वर पाठ कर लेने की गहन क्षमता की ईश्वर प्रदत्त प्रतिभा की धनी कपला की ओर किसी का सहज आकर्षित हो जाना स्वाभाविक था। कपला को अपने बराबर की उम्र का युवा पुरुष ज्यादातर निर्दोष लगता, अपेक्षाकृत बुजुर्ग कहलाने और दिखने वाले पुरुष वर्ग से। इन्हीं तथाकथित बुजुर्गों से वह सदैव भय खाती थी। बचपन में होश संभालने के बाद से ही वह ऐसे सफेद बालों के चूमने और सहलाने की क्रिया को समझने लगी थी, जिनके लाड़ और दुलार में स्नेह कम, कामुकता अधिक होती थी। आखिर यह पुरुष ऐसे क्यों होते हैं? क्या ऐसा घृणित कार्य वे अपने घर परिवार की बच्चियों के साथ भी कर सकते हैं? इन्हीं प्रश्नों के घेरों के बीच से निकलकर पुरुषों के दो मुहे चेहरों को बेनकाब करती उसकी कविताएं पुरुष वर्ग के अहम पर व्यंग्यात्मक करारी चोट करती थी। भाई जी कपला की कविताओं के कायल थे। उन्हें इस तरुणी कवित्री में असीम संभावनाएं दिखाई देती थी। वह उसकी सोच और कल्पनाशीलता के लिए उसे दाद देते नहीं थकते थे। यहाँ तक कि भरे मंच में जब तक वह उसे भविष्य की महादेवी वर्मा तो कभी सुभद्रा कुमारी चौहान होने की घोषणा कर देते। भावातिरेक में भाई जी कभी कभी कपला की पीठ शाबाशी से थपथपा देते, उसके सिर पर हाथ फेरते तो कभी उसका माथा चूम लेते। कपला को यदि अपने पिता के अलावा किसी का पिता तुल्य स्नेह मिला तो वो भाई जी का स्पर्श था। भाई जी से उसका संबंध व्यवहार कई रूपों में था, गुरु शिष्य, पिता पुत्री, भाई बहन, कवि और मित्र। विभिन्न विषयों पर वे घंटों बातें करते। बहस की स्थिति पर अपनी अपनी बात सिद्ध करने के वे दोनों उपाय ढूंढते। ऐसे मौकों पर उम्र और अनुभव का बंधन परे हो जाता। कपला की दादी अब संसार में नहीं रही, उम्र पूरी कर गोलोकवासी हो चुकी थी। हाँ, अब दादी की जगह माँ ने ले ली थी, जिन्हें भाई जी के साथ कपला का कभी सम्मेलनों में जाना, देर सवेर घर वापस आना अच्छा नहीं लगता था। परंतु कपला और कपला के पापा के सामने उनकी एक नहीं चलती थी। माँ की सारी सीखें कपला सिरोधार्य करती, परंतु भाई जी के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा सुनना उसे कतई गवारा नहीं था। माँ के द्वारा घुमा फिरा कर अक्सर ही उसे समझाने के उद्देश्य से ही भाई जी का प्रसंग शुरू करते ही कपला भाप जाती और तैस खा जाती। भाई जी उसके आदर्श थे और आदर्श के विरुद्ध एक भी शब्द सुनना उसे असहनीय होता था। माँ से उसकी बोलचाल ऐसे ही बातों को लेकर अक्सर बंद हो जाती। पापा की मध्यस्थता और माँ के द्वारा सॉरी बोलने पर ही उसकी माँ से पुनः बातचीत प्रारंभ हो पाती थी। स्थिति, परिस्थिति व समय काल कभी कभी ऐसे संयोग उपस्थित कर देता है जो व्यक्ति की दमित इच्छाओं को पूरा कर लेने के लिए अनुकूल बना देता है। अप्रत्याशित घटनाएं जरा सी चूक होने से ऐसे संयोग पर घटित हो जाने के लिए अवश्य संभावित हो जाती हैं। मथुरा का कवि मंच लूटकर कपला भाई जी के साथ चंडीगढ़ एक्सप्रेस से एसी 3 टायर के कंपार्टमेंट की रिजर्व पथ पर लखनऊ वापस आ रही थी। भाई जी के हृदय तल से निकली प्रशंसाओं के साथ उसने रात्रि भोजन किया था। देर तक कवि सम्मेलन की खुशियों को हृदय में संजोए भविष्य के मीठे सपनों के साथ वह कंबल ओढ़े भाई जी की गोद का सिरहाना लिए सोती जागती रही। फिर पता नहीं कब उसकी आंख लग गई। भाई जी भी कपला का माथा सिर दबाते थपथपाते ऊँघने लगे थे। गहराती रात और साथ के सहयात्रियों के खर्राटों ने उन्हें समय का आभास कराया। उन्होंने गहरी नींद में डूबी कपला के दमकते चेहरे को निहारा। कपला की लोअर बर्थ से अब उन्हें अपनी मिडिल बर्थ ठीक कर सोने जाना चाहिए, यह निश्चय करते हुए वह उठने के लिए उद्यत हुए ही थे कि तभी कपला ने करवट बदली और भाई जी तत्क्षण पसीने पसीने हो गए। उनकी सांसें तेज तेज चलने लगी। वह घबरा उठे। कपला के क्षणिक स्पर्श ने
उन्हें अंदर तक हिला दिया था। फूले से कपला का सिर अपनी गोद से हटाते वह जैसे तैसे अपने स्थान से उठे और सीधे टॉयलेट चले। मूत्र विसर्जन कर हाथ मुंह धो वह टॉयलेट के बाहर बने वॉश बेसिन के पास वाले दरवाजे पर जा खड़े हुए। कंपार्टमेंट का अटेंडेंट साइड बेड पर कंबल से मुंह ढके सो रहा था। उसका तकिया नीचे गिरा हुआ था। तकिया उसकी बर्थ पर रख भाई जी ने वॉश बेसिन के ऊपर लगे दर्पण में अपना चेहरा देखा। आंखों पर पानी का किंचा मार मुंह धोया, कुल्ला किया, फिर तौलिया से मुंह पोंछ देर तक यूं ही खड़े रहे। नाना प्रकार के विचार उनके मन मस्तिष्क में उथल पुथल मचा रहे थे। काम वेग इन विचारों को मथ रहा था। निर्णय अनिर्णय, अच्छाई बुराई की सारी बातें उन्हें कभी सचेत करती तो कभी आगे बढ़ने के लिए उकसाती। तर्क कुतर्क में द्वंद्व मचा था। हे ईश्वर क्षमा करें, मैं सोच भी कैसे सकता हूँ, ऐसा कुत्सित विचार मेरे मन में आया ही कैसे। दृढ़ निश्चय के साथ वापस आकर भाई जी ने अपनी मिडिल बर्थ ठीक, उस पर चादर बिछाई, तकिया सिराने रखा। बर्थ पर चढ़कर जाने को हुए ही थे कि कपला ने फिर करवट बदली। करवट बदलते ही उसका ओढ़ा आधा कंबल नीचे लटकने लगा और कंबल हट जाने से कपला की गोरी पिटलियां भाई जी की आंखों को अंधा बनाने लगी। कंबल ठीक करते वह सम्मोहित से कपला के पैताने जा बैठे। उनका दायां हाथ कपला की बाईं पिटली को थामे हुए था। वह अपना हाथ आगे पीछे सरका नहीं पा रहे थे। टनों वजन उनकी हथेली में दबाव दे रहा था। भाई जी हाथ के स्पर्श से ही रोमांचित उत्तेजित हुए जा रहे थे। हथेली ऊपर और ऊपर सरकाते जाने का उनका मन होने लगा। धर्म पत्नी के स्वर्गवास के बाद से अटूट ब्रह्मचारी भाई जी अब स्वयं को इस सुख से वंचित नहीं रखना चाह रहे थे। कपला दिवा स्वप्न में डूब उतरा रही थी। कहानी का एकदम अंत में कपला दिवा स्वप्न में डूब उतरा रही थी। उसे लगा कोई उसे छू सहला रहा है। वह उन्माद और उत्तेजना में बही जा रही थी। जो भी उसके साथ घट रहा है उसे वह चाह कर भी रोक नहीं पा रही थी। यौन अतिरेक क्या इसे ही कहते हैं, जिसे उसने कभी कभी महसूस भी किया है। कौन होगा जो उसके साथ यह दुस्साहस कर रहा है। स्वप्न से यथार्थ में आते ही घड़ों पानी उस पर पड़ गया। आंखें खोलते ही अपने आदर्श भाई जी उसे अपने पैताने बैठे दिख गए। तो क्या, ओह नहीं, यह क्या कर रहे थे वह उसके साथ, वह ऐसा कैसे कर सकते हैं। और पल भर में कपला उठकर बैठ गई। भाई जी घबरा कर खड़े हो गए। काटो तो खून नहीं। कपला की विस्फारित भयभीत सी चकित आंखों का वह कैसे सामना कर सकते थे। एक साधु की भंग होती तपस्या, वह स्वयं में जड़ और किन कर्तव्य विमूढ़ से जड़वत हो गए। गला सूख रहा था। चक्कर खाकर गिरने ही वाले थे कि कपला ने उन्हें सहारा दिया। पानी की बोतल से पानी पिलाया। उनको अपनी लोअर बर्थ पर लिटाने में मदद की। ऐसी ठंड में भी पसीने से लथपथ भाई जी के चेहरे को तौलिए से पहुंचा। भाई जी आप भी, कपला के मुंह से विस्मित करते स्वर निकले। अब आप सो जाओ। इतना कहकर वह मिडिल बर्थ पर जाकर लेट गई। भाई जी शर्म और ग्लानि में डूबे जा रहे थे। किए गए पाप से मुक्ति के उपाय खोज रहे थे। काश यह सब स्वप्न रहा हो। क्या कपला उन्हें क्षमा कर पाएगी। वे स्वयं की सामाजिक मृत्यु तक की सोच में गहरे अवसाद में डूबने उतराने लगे। वह अपनी प्रिय शिष्या की नज़रों में सदा के लिए गिर चुके थे। जिस सम्मान को वह कपला से हक से लेते थे, क्या वह उन्हें कभी पुनः मिल पाएगा। अंतिम पैराग्राफ। कपला को इस समय अपनी दादी, फिर दादी की तेज याद आ रही थी। कपला को इस समय अपनी माँ, फिर दादी की तेज याद आ रही थी। दादी का साक्षात चेहरा उनकी सीख के साथ उसकी आंखों के सामने स्पष्ट बोल रहा था। जवान लड़की को पग पग संभल कर चलना चाहिए। स्त्री और पुरुष देह में आग और रुई जैसा संबंध होता है, जो ना उम्र देखता है, ना नाते रिश्ते, ना जाति और ना धर्म।
कुछ नहीं देखता। दादी की सीख आज उसे बरबस सही मानने को बाध्य कर रही थी। कहानी यहीं समाप्त होती है। कई संकेत होते हैं कहानी में, और फिर जब इस कहानी को बड़ा रूप मिलता है, विनोद मिश्रा जी जैसे पारखी आते हैं, तो एक नाटक और एक फिल्म। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ मुझे बुलाने के लिए, बहुत आभार।